नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारी बहुत ही खास पेशकश खबर खास में आज बात तालीम की। बात सिर्फ तालीम की नहीं है बल्कि तालीम के बदलते वक्त और दौर के साथ तालीम को किस किस तरह से रंगने की कोशिश की जा रही है, तालीम यानी निसाब में क्या क्या शामिल करने की कोशिश की जा रही है और क्या ये कोशिश अचानक हुई, किसी अचानक आई एक तब्दीली है या फिर इसके पीछे भी बहुत सोच समझकर कुछ प्लानिंग रही होगी। दरअसल नागपुर की राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी में आरएसएस की तारीख पढ़ाई जाएगी, यानी हिस्ट्री ऑफ आरएसएस ये पढ़ाई जाएगी। बीए के नए निसाब में एक सेक्शन आरएसएस पर होगा। जराये के मुताबिक तीसरे सेक्शन में मुल्क की ताबीर में आरएसएस के किरदार पर तफसीली बाब होगा। पहले सेक्शन में कांग्रेस के क़याम, तर्ज सियासत और जवाहरलाल नेहरू और मुल्क की तरक्की पर, जबकि दूसरा सेक्शन अदम ताउन तहरीक और दीगर तहरीकों पर मुश्तमिल होगा। दूसरी जानिब आरएसएस की तारीख को निसाब में शामिल किए जाने को लेकर सियासी घमसान भी शुरू हो गया है और वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी के निसाब में आरएसएस की तारीख को शामिल किए जाने पर बीजेपी पर तनकीद भी की है। कई तरह के इस पर जो रिएक्शंस हैं वो आ रहे हैं कि इस निसाब में इस तरह की शमूलियत आखिर क्यों है। तो एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क में हालिया जो इंतखाबात हुए हैं उस इंतखाब में कांग्रेस को जो एक खास हिज़्ब इख्तिलाफ की खास पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी, उसे शिकस्त से दोचार होना पड़ा है और उसके बाद राहुल गांधी जो पार्टी सदर के ओहदे से जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि हमारी लड़ाई अब और ज्यादा तेज होगी, 10 गुना ज्यादा तेज होगी और उनका यह कहना था कि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, यह लड़ाई आरएसएस के खिलाफ है। तो एक ऐसे मौके पर जब मुल्क में दूसरी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी समझे जाने वाली पार्टी के लीडर इस तरह के बयान देते हैं, उसी मुल्क में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह यूनिवर्सिटी के निसाब में तब्दीली की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी के निसाब में आरएसएस की तारीख को शामिल किए जाने पर बीजेपी पर तनकीद की है। जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि मुसलमानों की जंग आज़ादी में जो खिदमात हैं उससे भी नई नस्लों को वाकफियत दिलाने के लिए मुसलमानों की तारीख को भी निसाब में शामिल किया जाना चाहिए। यानी उनका किसी का इस बात से इनकार नहीं है, जमीयत इस बात से इनकार नहीं करती कि आपने आरएसएस को इसमें क्यों शामिल कर दिया, आप पढ़ाइए, बेशक पढ़ाइए, लेकिन जमीयत का अपना स्टैंड ये है कि मुसलमानों का क्या रोल रहा था जंग आज़ादी में, उलमा का क्या रोल रहा था, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हजारों लाखों के जानों के नजराने पेश किए हैं, इसका भी जिक्र होना चाहिए। पहले सुनते हैं कि इस खबर के बाद रिएक्शन के तौर पर क्या कुछ हमारे सामने है। बिल्कुल, मेरे ख्याल तो इनका पहले एक होल हिस्ट्री बुक आरएसएस के ऊपर सब पढ़ानी चाहिए कि कैसे इन्होंने हमारी स्वतंत्रता सेनानियों का साथ दिया। हाँ, ये भी एक उसमें लिखना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये तो 1942 क्विट इंडिया में ये तो सरकार के साथ खड़े थे, ये तो ब्रिटिश एम्पायर के साथ खड़े हुए थे, तो ये भी हिस्ट्री बुक्स में लिखना चाहिए कि आरएसएस ने कितना योगदान दिया। देखिए, इस देश में इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले संगठन के बारे में जानने का अधिकार छात्रों को न हो, लेकिन इस देश को गाली देने वालों के बारे में जानने का अधिकार छात्रों को हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला संगठन है। अगर उसके बारे में पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है तो किसी को एतराज क्यों हो रहा है? यहाँ आरएसएस का नाम लेके नेता रोज जो उन पर आलोचना करते हैं वो किससे पूछ कर करते हैं? उनकी जबान पर आरएसएस का नाम आए तो अच्छा है, और छात्रों के नाम जबान पर अगर आरएसएस के बारे में जो इतना बड़ा संगठन है, क्या उसके बारे में जानकारी का अधिकार नहीं होना चाहिए? ये बेतुकी बात है जो लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों की जो खिदमात हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और ये खिदमात 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल की नहीं है, 50-25 साल की नहीं है, सदी, 1 सदी की नहीं है, बल्कि 200 साल से पहले 300 साल की इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों की खिदमात का आगाज हुआ। 1732 के अंदर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले फतवा दिया कि ये अंग्रेज हुकूमत जो इस वक्त कायम है, इसके खिलाफ खड़ा होना हर हिंदुस्तानी का फर्ज। जमीयत उलमा के सरपरस्त हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी
उन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए रेशमी रुमाल तहरीक का आगाज किया और दुनिया की पहली जिला वतन हुकूमत कायम की। और अगर तारीख सही तौर पर देखी जाए, पढ़ाई जाए और पढ़ी जाए तो 1857 का जो शामली और थाना भवन का जो महाज था वो दिल्ली के महाज से ज्यादा कामयाब था। लेकिन हमें अफसोस है कि मुसलमानों की ये रोशन तारीख है जिससे हमारी नई नस्ल वाकिफ नहीं। हम चाहते हैं, बल्कि हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि जंग आज़ादी में जो भी खिदमत मुसलमानों की है, जमीयत उलमा की है, दूसरी तंजीमों की है, उसको पूरी तरह से नई नस्लों को वाकिफ कराया जाए, निसाब की किताबों में इसका जिक्र किया जाए। हमें अफसोस और मजीद होता है कि जिन लोगों की कोई खिदमत आज़ादी जंग आज़ादी में नहीं, आज उनकी खिदमत का जिक्र बढ़ा चढ़ा करके किया जा रहा है। जो जिन लोगों ने हकीकी खिदमत अंजाम दी, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने माल की कुर्बानी दी, उनका कोई जिक्र नहीं, नई नस्ल उससे वाकिफ नहीं है। देखिए आरएसएस, भाई जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, आरएसएस ने इस मुल्क की आज़ादी में आरएसएस का कोई रोल नहीं रहा। तो आपने सुना, दरअसल बात सिर्फ इतनी नहीं है कि तालीम देना है लोगों को, तालीम से रोशनास कराना है लोगों को या स्टूडेंट्स को, तलबा को, उन तंजीमों का किरदार, उनका रोल आरएसएस का क्या था जंग आज़ादी के दौरान। आपने सुना कांग्रेस का इस पर क्या रुख है, बीजेपी के शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा और जमीयत के जो मेंबर हैं वो क्या कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं। अशोक सिन्हा है जो तर्जुमान है आरएसएस के, आपका बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। और साथ ही आकृति भाटिया हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। और कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर अख्तरुल वासे जो एक स्कॉलर हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, बहुत ज़्यादा गहरा उनका मुताला है तारीख पर भी, वो हमसे कुछ देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ आकृति भाटिया के पास ये सवाल लेकर। आकृति, सवाल सिर्फ इतना है कि एक यूनिवर्सिटी के बीए के सिलेबस में आरएसएस का रोल जो है वो जंग आज़ादी में फ्रीडम के दौरान में क्या कुछ रहा था वो पढ़ाया जाएगा। तो तालीम किसी तरह से, जानकारी किसी भी तरह की किसी को अगर मिलती है तो अव्वल तो इस पर कोई रोक लगने जैसी बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई सवाल उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं? आकृति। देखिए, पहले तो यही कहना चाहूंगी कि जो राष्ट्र स्वतंत्रता का आंदोलन था, यानी जो आज़ादी का मूवमेंट था, वो कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में कुछ एक तरफा नैरेटिव है। उसमें दलित आंदोलनों की और कई तमाम मुस्लिम लीग का क्या रोल था और इस तरह के तमाम सेगमेंट्स हैं जिसमें उतने अच्छे से हाईलाइट नहीं किया गया है। तो अगर आरएसएस का भी अगर पक्ष जो है वो मेरे ख्याल से अगर छात्रों तक पहुंच रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ी आफत वाली बात नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, किस तरह का वो जो तालीम है वो क्या है वो जरूर देखना चाहिए कि सिलेबस में क्या बताया जा रहा है। क्योंकि आज दिक्कत ये है कि ग्लोरिफिकेशन और डीमोनाइजेशन, ये दो तरह की चीजें की जा रही हैं। या तो आप बहुत बढ़ा चढ़ा दे रहे हैं या सिलेक्टिविज्म कर रहे हैं, या फिर उसको एक बिल्कुल ही गलत रोशनी में आप दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब जो चीजें हैं उससे जरूर बचना चाहिए। और जो आरोप है, आपने पूछा लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, तो हाँ, ये कह सकते हैं कि अभी जितनी बहुमत से सरकार आई है और जिसमें संघ का बहुत बड़ा रोल भी बिल्कुल है, सबसे बड़ा ये संगठन है, बूथ टू बूथ इनका जो है, अगर छात्र भी सोचेंगे कि हमारे आसपास तो हमें संघ का बहुत बड़ा रोल दिखता है पर हमारी किताबों में नहीं है, तो वो चीज भी सही है। क्योंकि इतिहास में दबाना, मिटाना और छिपाने का काम भी होता रहा है। तो रीराइट ना की जाए हिस्ट्री, लेकिन जो चीज साइड लाइन्स में थी उसको मेन स्ट्रीम में लाना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ तारीफ कर रहे हैं, क्या आप ये बता रहे हैं कि आरएसएस ने क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ देने से मना किया था, या कॉन्स्टिट्यूशन के बदले वो मनुस्मृति को लाना चाह रहे थे? क्या इस तरह की बातें भी की जा रही हैं? ये बहुत अहम है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि संविधान और देश हित को सबसे ऊपर रखा जाए
और कहीं ना कहीं ये जो मतलब अगर नेशनलिस्ट ट्रेडिशन में भी आरएसएस की बात को दिखाया जा रहा है तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम और एक तरफा ना हो, ये बहुत जरूरी है। तो एक्सट्रीम और एक तरफा ना हो और ग्लोरिफिकेशन और डिमोनाइजेशन, आपने जो दो एंड्स बताए हैं इसी के बीच में ये दरअसल पूरी बहस है। और हमारे साथ अशोक सिन्हा है, तर्जुमान है आरएसएस के। अशोक सिन्हा जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सवाल इस बात को लेकर है कि आरएसएस पर यह सवाल उठता है कि आरएसएस ने भारत स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल, आरएसएस ने खुद को उस आंदोलन से अलग कर लिया था, बल्कि उस वक्त के ये स्वतंत्रता सेनानी थे उससे अलग वो अंग्रेजों के साथ थी। ये आरोप लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी बात है, ये आरोप लगता है। अभी आपने सुना एक गेस्ट कह रहे थे। तो इन सब चीजों के बीच यूनिवर्सिटी के निसाब में, सिलेबस में आरएसएस को शामिल करने के पीछे क्या मकसद है? आरएसएस का विषय कोई नया शामिल नहीं हो रहा है। जेएनयू में भी आरएसएस के संगठन के बारे में पढ़ाया जाता है, इतिहास में भी है लिखा हुआ है, इसलिए कोई विश्वविद्यालयों में आरएसएस के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, ऐसा कहीं नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों के आप सिलेबस में देखें तो आरएसएस का विषय है। दूसरा, आपने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट में आरएसएस का योगदान नहीं था, वो अंग्रेजों का साथ दिया। तो आप एंकर हैं, मैं आपसे सबूत मांगता हूं कि अंग्रेजों का साथ दिया आरएसएस ने, ये कहां से आपने सीखा या ये प्रश्न कहां से आया? नंबर 2, क्विट इंडिया मूवमेंट। नंबर 3, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग आरएसएस ने नहीं लिया। तो आपको सच्चाई में बता दूं जी, 1925 में संघ की स्थापना हुई और संघ ने अपने स्थापना वर्ष से ही कहा कि मैं राजनीति में भाग नहीं लूंगा, यह हमारा एक सांस्कृतिक संगठन है। और 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे और उस समय जो प्रमुख थे संघ के, उन्होंने आरएसएस से इस्तीफा देकर के व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, क्योंकि संघ भाग नहीं ले सकता था राजनीति में। इसलिए कहा जाता है कि संघ ने क्विट इंडिया मूवमेंट को मना किया, जबकि सारे स्वयंसेवकों ने, संघ के संस्थापक ने और डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने समय में, जो कांग्रेस के ही थे, उन्होंने बाकायदा भाग लिया है। अनुशीलन समिति के वो सदस्य थे बंगाल में, और वो कांग्रेस में ऐसी हैसियत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का रखते थे कि जब उनको 1 साल की सजा हुई थी दिल्ली में जी, तो जब जेल से छूटे तो विट्ठल भाई पटेल, जो कि सरदार पटेल के बड़े भाई थे, और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक सभा करके मंच पर माल्यार्पण करके उनका बहुत बड़ा भाषण कराया और किया खुद उनके स्वागत में, जेल से छूटने के स्वागत में। तो ये कहना कि कोई भाग नहीं लिया, जब संघ ने कह दिया कि मैं राजनीति में भाग नहीं लूंगा, ये तो कब तक के लिए था? प्रश्न उठता है भाई जी, राजनीति में भाग नहीं लूंगा, ये कब तक के लिए था? संघ के स्वयंसेवक भाग लेंगे और जी नहीं, देखिए दो चीजें यहाँ पर बहुत स्पष्ट है। यहाँ पर देखिए अशोक सिन्हा जी, सिंपल बात यहाँ पर ये है, जैसे जो अभी आकृति ने कहा कि ग्लोरिफिकेशन और डिमोनाइजेशन, कुछ चीजें ऐसी हैं जो 5 थी उसको 55 बताया जा रहा है, और जो 55 थी उसको नीचे घटा के 5 किया जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर जब अब आरएसएस का रोल आजादी में क्या रहा, ये एक अलग बहस है, कम था या ज्यादा था। जब आरएसएस का रोल स्पेशली आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे बहुत सारी तंजीमें हैं, जमीयत-ए-उलमा हिंद है, उलमा ने, आपको याद होगा कि दिल्ली और उस वक्त जो खैबर था जो आज पाकिस्तान में है, दिल्ली से खैबर तक कोई एक वृक्ष, कोई एक ऐसा पेड़ नहीं था जहां पर किसी आलिम को अंग्रेजों ने लटका नहीं दिया था फांसी से। किस बात का विरोध था? कि ये हिंदुस्तान की आजादी चाहते हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि जब यह हमारा देश जमहूरी है तो क्या हमें हर सेक्शन, हर उस तंजीम, चाहे वो दलितों का कोई तंजीम रहा हो, सबको हमें नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? हमें ग्लोरिफिकेशन और डिमोनाइजेशन के बीच का एक रास्ता नहीं निकालना चाहिए? अशोक जी, क्यों? इतिहास में आप देखिए, अभी तक जो 70 साल में इतिहास पढ़ाया गया है उसमें मुस्लिम लीग का इतिहास पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? बिल्कुल पढ़ाया जाता है। मुस्लिम लीग, खिलाफत आंदोलन का जिक्र इतिहास में है कि नहीं है? कि खिलाफत आंदोलन किस प्रकार से शुरू किया गया, किस प्रकार से मोपला कांड हुआ, वो नहीं पढ़ाते। खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया, ये पढ़ाते हैं। तो ऐसा है कि ये तो बात सही है कि इस समय जो प्रयास हो रहा है कि विद्यार्थियों के पास सही इतिहास जाए, और जब सही इतिहास पढ़ाने की नौबत आएगी तो अभी तक इतिहास लेखन एक तरफा कराया जा रहा था और पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि इसको कम्युनिस्टों के हाथ में दिया गया। अब बताइए, मार्क्स और लेनिन, जिनकी विचारधारा बिल्कुल एब्सोल्यूट हो गई है, वो हमारे देश के भी नहीं थे, मगर वो इतिहास में पढ़ाए जाते हैं। वो हमारे विश्वविद्यालय में मार्क्स लेनिन पढ़ाए जाते हैं। आप ये देखिए कि अभी सावरकर को कहा जाता है कि साहब वो अंग्रेजों का साथ दिया।
अब जाकर के इतिहास में ये तथ्य आ रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस और अंग्रेजों में लिखा पड़ी हुई थी और इन लोगों में एक मंतव्य बना था, चिट्ठियां हैं, इतिहास का पन्ने हैं जिस पे लिखा हुआ है। तो जब इतिहास के पन्ने में ये दर्ज है, इस इतिहास के पन्ने में ये दर्ज है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब जाके इतिहास में लिखा जा रहा है? आकृति भाटिया, सवाल इस बात को लेकर है, इनका जो पॉइंट है कि जो आप ग्लोरिफिकेशन और डिमोनाइजेशन की बात अभी कर रही थी, अशोक जी का कहना है कि आरएसएस के साथ कहीं ना कहीं डिमोनाइजेशन पहले ही हो चुका है और गलत तारीखें पढ़ाए, गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है जो अभी पढ़ाया जा रहा है मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में। देखिए सही क्या है, सत्य क्या है, सच क्या है, ये कोई एक इंसान डिसाइड बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इसका जो होगा ये हिस्ट्री के पूरे एविडेंस तभी बोला जाता है। इतिहास की रिसर्च में आर्काइवल स्टडीज होती हैं जिसमें आप पूरे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज देखते हैं उनके, और आपके पास कुछ टेस्टिमनीज होती हैं और उसको आप अपने आप मन घड़त बिल्कुल भी रीराइट नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी है। और हाँ, कुछ चीजें माननी पड़ेंगी कि कहीं ना कहीं अगर आप नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को देखते हैं तो है कि एक हेजेमनी आपको दिखती है कि नेहरूवियन हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस है। इवन आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बोस और शास्त्री जी का बाद में जो रोल था, इन सब चीजों पे विवाद है और उस विवादों के बारे में भी बात होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से एंगेज करते हैं करिकुलम से, सिलेबस से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगेन मैं वही चीज दोहराना चाहूंगी कि आप ये नहीं बता सकते कि नेशन बिल्डिंग में आरएसएस का जो रोल है वो अगर हम बताने लगे कि बस वही एकमात्र नेशनलिज्म का एक सही मॉडल है, अगर इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा तो ये जरूर मुझे लगता है कि सही शायद नहीं होगा। और अगर आप बोले कि मार्क्सवाद जो है बिल्कुल इररेलेवेंट है और सोशलिज्म को एकदम गाली की तरह आप प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि आज पॉपुलर मीडिया में भी कोशिश की जा रही है। आप ताशकंद फाइल्स जो विवेक अग्निहोत्री जी ने एक फिल्म बनाई है, आप जरूर उसमें कुछ सच्चाइयों को कोशिश किया गया है लाने की जो उतनी मेन स्ट्रीम में नहीं थी, पर सोशलिज्म के पूरे आधार को समझाए बिना ही उस पर काफी मतलब एक गाली की तरह दिखाया जा रहा है। तो डर का है कि कौन सा वर्जन सही है और कौन सा वर्जन गलत है, ये कौन कह रहा है, उसके पीछे की पॉलिटिक्स को कैसे समझा जाए, उस डिबेट को कैसे ओपन करा जाए और उससे कंस्ट्रक्टिवली कैसे आप एंगेज करते हैं, मेरे मायने में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ इसको एक सांप्रदायिक रंग के लेंस के अलावा इसमें देखना चाहिए कि कितना एलोकेशन है। हम जिन कंट्रीज को दान करते हैं, डोनेट करते हैं, उनका खर्च जो है एजुकेशन की तरफ इतना ज्यादा है। अभी हाल ही में बजट रिलीज हुआ है और हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर आज भी बहुत 1%, 2% मात्र एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो मुझे आकृति हमारे साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासे भी जुड़ चुके हैं, जैसा हमने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया था। और अख्तरुल वासे साहब, मेरे ख्याल से आप सुन रहे हैं हमारे दूसरे मेहमानों को भी। सवाल इस बात को लेकर है कि आरएसएस को बीए के निसाब में शामिल किया गया है नागपुर की एक यूनिवर्सिटी में, संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सवाल इसको लेकर नहीं है कि ये जो शोबा है, ये जो मजमून है, इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, सवाल इसको लेकर नहीं है। सवाल इसको लेकर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाइंसाफी इस बात को लेकर हो जा रही है कि दूसरी और तंजीमें थी, जमीयत उलमा हिंद या उलमा का किरदार या बहुत सारी दूसरी तंजीमें हैं जिनके रोल को आप मिनिमाइज करके किसी को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस बात का खदशा है इसमें? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं एक टीचर के तौर पे ये समझता हूँ कि तालीम जो है उसका पे कोई रंग नहीं चढ़ाना चाहिए। एजुकेशन जो है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का नाम है। एजुकेशन जो है वो बुनियादी तौर पे सच्चाई को परवान चढ़ाने, आगे बढ़ाने, लोगों को बताने का नाम है मेरी नज़र में। और मुझे ताज्जुब है कि वो आरएसएस जो कि कल तक बुराई कर रही थी क्या मैं जेएनयू की और दूसरे इदारों की, कि वो एक विशेष क्या मैं विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसा नहीं होना, क्या मैं पूरी तरह से यूनिवर्सिटियों को आज़ाद होना चाहिए। आज वो यूनिवर्सिटियों के ऊपर अपना रंग चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये कि आरएसएस जो है वो एक हकीकत है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस जो है अपने क़याम से आज तक मुख्तलिफ क्या मैं करवटें ले चुकी है।
कि आरएसएस जो है उसने हिंदू महासभा से अलहदा अपना रास्ता अपनाया, और हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस जो हिंदू महासभा की वैचारिक आधारशिला थी उस पे अपने महल की तामीर करना जी। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो है सरदार पटेल ने उस पर पाबंदी लगाई थी। उस करस्पॉन्डेंस को पढ़ना चाहिए जो सरदार पटेल के और आरएसएस वालों के बीच में हुई है। दूसरी बात यह है कि ये मुल्क जो है इसमें आरएसएस जो है उसका खाली कोई रोल है ऐसा नहीं है, बल्कि जैसा कि अभी मुझसे पूर्व जो हमारी को पैनलिस्ट हैं वो कह रही थी कि आप किसी विचारधारा को गाली के तौर पे नहीं ले सकते हैं। आप जो हैं एक बात ये मत भूलिए कि इस मुल्क में इस बात को इतिहास इसका साक्षी है, गवाह है, तारीख इसकी गवाह है कि किस तरह से कुर्बानियां दी। आप एक तरह से हर उस शख्स को जिसका ताल्लुक के मध्यकालीन युग से है या उसके बाद से है उसको एक तरह से आप बाहर कर रहे हैं। आप जो हैं शहरों के नाम, सड़कों के नाम बदल रहे हैं। आप टीपू सुल्तान जैसे शेर को एक तरह से अपने यहाँ घिरना के रूप में गीदड़ बनाने पे तुले हुए हैं। ये तमाम चीजें हैं। अभी अशोक सिन्हा कुछ देर पहले कह रहे थे, उनका कहना था कि जो मौजूदा इतिहास पढ़ाया जा रहा है हिंदुस्तान के सिलेबस में वो गलत है और इसीलिए उसको सही करने की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है और जो सही चीजें हैं, सही तथ्य उसको सामने लाने की कोशिश हो रही है। लिए पहले आप लोगों को तैयार कीजिए, लोगों को बताइए। समाज के अंदर एक चिंतन होना चाहिए और चिंतन जो है उससे चेतना पैदा होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आपने फतवा दे दिया कि फला चीज गलत है इसलिए हम उसे बदल देंगे। आज आपके पास सत्ता है, आप बदल देंगे, कल जो सत्ता दूसरों के पास आएगी वो क्या में उसको बदलने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप अपनी आने वाली पीढ़ी जो है उसको कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह की भ्रम और भ्रांति में डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को हमें सोचना चाहिए। आरएसएस को ये समझना चाहिए कि जो जोर से बोलने में ऐसा नहीं होता है कि झूठ सच हो जाए और सच जो है वो हल्का ना अगर बोला जाए तो वो झूठ हो जाए, ऐसा नहीं। अशोक सिन्हा साहब से मैं इस बारे में कुछ जवाब चाहूंगा। अशोक सिन्हा साहब, जो अख्तरुल वासे साहब कह रहे हैं कि किसी भी ज्ञान का जो एक स्रोत है उसको हम कलर नहीं कर सकते, ये जरूरी है कि तमाम चीजें पढ़ें, लोग पढ़ाई जाएं, लेकिन उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा ना हो कि हम किसी को गलत कह के उसे हटा दें, उसकी जगह दूसरी चीजों को बिठा दें। अशोक सिन्हा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और यह व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र सेवा में लगा हुआ एक संगठन है। यह अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य भी करता है और पूरे विश्व में सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व में। राष्ट्रवाद एक ऐसा विचार है जो इस समय पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है और राष्ट्रवाद को लेकर के इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने का जो प्रण है वह संघ का विचार है। अब इसके बारे में यदि कहीं पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाने की कोशिश की जा रही है या सही इतिहास बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है तो हमारे आलिम फाजिल प्रोफेसर साहब ने यह कहा कि एक रंग चढ़ाया जा रहा है। रंग कहां से आ गया इसमें और कौन सा रंग आ गया? अगर इतिहास सदैव लिखा जाता है और पढ़ाया जाता है तो तथ्यों के आधार पे। दुनिया जानती है कि अकबर ने 40,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया था और महाराणा प्रताप चित्तौड़ के रक्षा के लिए, राजस्थान के रक्षा के लिए जिंदगी भर लड़ते रहे। अपने देश का भूभाग था उसके लिए वो लड़ रहे थे, मगर महान अकबर पढ़ाया जाता है, राणा प्रताप को महान नहीं बताया जाता है। यह इतिहास का एक पक्षीय आलेखन है। आईने अकबरी में भी पढ़ लीजिए आप, सारा वर्णन साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप अगर एक पक्ष इतिहास का पढ़ाएंगे
दूसरा पक्ष आप नहीं पढ़ाएंगे। इतना बड़ा संगठन जिसके 1,70,000 स्वयंसेवी अख्तरुल वासी साहब इस पर जवाब चाहूंगा, अख्तरुल वासी साहब इस पर जवाब चाहूंगा। हमारे बुजुर्ग बात पूरी कर ले, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक तो उन्होंने ये बात बिल्कुल गलत कही है कि अकबर जो हैं उनको ही पढ़ाया जाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने जो तालीम हासिल की है उसमें महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप के रूप में पढ़ा है, और महाराणा प्रताप के गुणगान नहीं पढ़े हैं बल्कि उनके घोड़े चेतक के भी पढ़े हैं। ये नहीं भूलना चाहिए। दूसरे, एक बात ये नहीं भूलना चाहिए कि अकबर भी अगर आपको महान नहीं लगता है और सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसने अपने कुछ विरोधियों को, जिनकी संख्या जो है वो सही नहीं बताई जाती है, तो खाली ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के साथ हुआ हो। जो अकबर के विरोधी थे उसमें एक मुख्य नाम अहमदनगर की चांद बीबी का है, उसको उनके साथ भी उसने लड़ाई उसी तरह लड़ी जैसे कि महाराणा प्रताप के साथ लड़ी। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि औरंगजेब जो है उसने सिर्फ जो लड़ाई लड़ी उसने बुनियादी तौर पे गोलकुंडा पर विजय प्राप्ति के लिए जो वहां का मुसलमान हुक्मरान था उसको शिकस्त दी थी। तो सवाल ये है, बादशाहों का धर्म इस्लाम और हिंदू धर्म नहीं होता है। बादशाहों का धर्म केवल और केवल उनका सत्ता और उनका साम्राज्य होता है। इसके लिए और हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि बादशाहों के जो बैगेज हैं उनको ढोने की कोशिश ना उन्हें आपको करनी चाहिए और ना हमें करनी चाहिए। अब मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वक्त की बेहद कमी है। शुक्रिया के साथ हमें इस प्रोग्राम में को अब यहां पर खत्म करना पड़ेगा। और नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए, और आप तमाम मेहमानों का भी आदाब।